Welcome students to the another class of English. So under Om Gurukul Academy, I Anubhav Tiwari going to tell you some very interesting facts regarding adjective. So let's start. Adjectives. देखिए बच्चों, एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो मैं इसको 4 टॉपिक के अंदर आपको समझाऊंगा। पहली जो हम लोग बात करेंगे वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड पॉजिटिव डिग्री, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे सुपरलेटिव की, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, और लास्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है स्पेशल एडजेक्टिव्स। और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन अपना एज यूजुअल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद पॉजिटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री पे बात करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है। देखिए सबसे पहली को जो बात आप समझिए, एक बात कही जाती है कि बोथ ईडी फॉर्म, जिसको हम बोले कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव। तो ये बात समझने वाली है कि बोथ ईडी फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम करती है। हम लोग अपनी डायरेक्ट लाइफ में भी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। जैसे हमने नॉर्मली लिखते हैं कि लॉस्ट पेन, ठीक है, इंटरेस्टिंग पर्सन, या इंटरेस्टिंग बुक, इस तरह से हम लोग लिखते रहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लूज, लॉस्ट, लॉस्ट थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, वहां पर इंटरेस्टिंग वर्ड जो है वो भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक स्पेशल तरीके से ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पूछी जाती है। देखिए आप तमाम तरह के स्ट्रक्चर से हम लोग परिचित हैं। एक स्ट्रक्चर हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, और यहाँ वर्ब में हम बी वर्ब का यूज करते हैं। बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर या वाज वर या बीन को हम एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर एडजेक्टिव को यूज करते हैं। जैसे आपने नॉर्मल एक एग्जांपल देते हैं, द बॉय इज टॉल। तो आप देखिए द बॉय सब्जेक्ट हो गया, इज बी वर्ब हो गई, और टॉल क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। अब अगर ये एडजेक्टिव डायरेक्ट मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस एडजेक्टिव को हमें बनाना पड़ता है तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म या ईडी फॉर्म का प्रयोग करके इस एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं। तो वहां पर हमें क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, इसको देखिए। ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो बी वर्ब आएगी, तो फिर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगी, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग थिंग है और बी वर्ब आई है, तो फिर ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम करती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट अगर पर्सन है और बी वर्ब के बाद आपको एक एडजेक्टिव चाहिए तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म से को यूज करना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है और आपको एडजेक्टिव चाहिए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। जैसे ही इज वेरी टायर्ड। आप यहां पे बोले कि प्लीज्ड या सेटिस्फाइड।
अब यहाँ पर कुछ भी देखिए ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है, पर्सन है। तो यहाँ पर टायर्ड बेसिकली वर्ब है जिसकी की थर्ड फॉर्म आपने यूज करी एज एन एडजेक्टिव, ही इज टायर्ड। प्लीज वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करी प्लीज। या सेटिस्फाई एक वर्ब होती है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करी सेटिस्फाइड। आगे कुछ भी हो सकता है, विद हिज जॉब, जैसा भी लिखा है उसकी कोई खास बात नहीं है। जैसे इस पे कैसे एग्जाम्पल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको आप देखिएगा। जैसे एक बार आया था, बैंक का सवाल है, द टीचर वॉज वेरी प्लीज विद द बॉय। द टीचर वॉज वेरी प्लीज विद द बॉय। अब यहां पर आप देखिए टीचर सब्जेक्ट हुआ और कैसा सब्जेक्ट है, पर्सन हो गया। बी वर्ब की जगह हमने वॉज यूज किया है और यहां पर हमने प्लीज का यूज किया जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। हम या तो हमारे पास डायरेक्ट एडजेक्टिव आ जाए, हैप्पी, द टीचर वॉज वेरी हैप्पी, या अनहैप्पी कोई भी वर्ड हो तो एक अलग बात है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, वर्ब यूज हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी द टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विद द बॉय। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट पर्सन है तो वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म की एडजेक्टिव का काम करेगी। लेकिन आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट बी वर्ब और आगे एडजेक्टिव। अगर थिंग है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सुजैन थिंक्स दैट पॉलिटिक्स इज very interesting subject। अब देखिए बाकी तो छोड़ दीजिए, यहां से आइए, ये तो एक प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा हो गया, उसको छोड़िए, सबऑर्डिनेट क्लॉज पे आइए। तो पॉलिटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब पॉलिटिक्स क्या है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हमारी कौन सी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। जैसे द फिल्म या मैच हो, मैच वी सॉ यस्टरडे वॉज, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग, या आप लिख सकते हैं बोरिंग। ठीक, बात समझ में आई आप लोगों को? ये देखिए फिल्म यहाँ पे सब्जेक्ट और कैसा सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, तो ये बी वर्ब के बाद जो वर्ब से आप एडजेक्टिव बना रहे हैं तो उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से आप एडजेक्टिव बनाएंगे। तो अगली बात बच्चों इसी के साथ एक जरूर और याद करने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एडजेक्टिव का काम करते हैं वर्ड्स इंटरेस्टिंग, बोरिंग, टायर्ड और प्लीज्ड। तो ये चीज बच्चों आप समझ लीजिए कि जो एडजेक्टिव की रूप में जब आप इंटरेस्टिंग को यूज करते हैं, बोरिंग को यूज करते हैं, टायर्ड को यूज करते हैं या प्लीज्ड को यूज करते हैं तो इसके पहले वेरी लगता है, जबकि इंटरेस्टेड और बोर्ड इनके पहले मच लगता है। देखिए ये चीज धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आएगी, धीरे धीरे बताते रहेंगे। कई बार बुक्स इस तरह से या कहीं पर इस तरह से लिखा रहता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले वेरी और वर्ब की ईडी फॉर्म के पहले मच लगेगा, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि टायर्ड और प्लीज्ड जो है वो ईडी फॉर्म की वर्ब्स हैं, लेकिन उनके साथ भी वेरी लग रहा है। तो ये एकदम से ऐसा कोई रूल नहीं याद रखेंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले वेरी लगाना है या ईडी फॉर्म के पहले मच लगाना है। ये चार जो ऊपर लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप सिंपली याद रखिए। इंटरेस्टिंग, बोरिंग, टायर्ड और प्लीज्ड के साथ हम वेरी का यूज करते हैं, जबकि इंटरेस्टेड और बोर्ड के साथ हम मच का प्रयोग करते हैं।
अब इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप एज या सो एज, ये दूसरा पॉइंट है अपना एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, इसके बीच में एडजेक्टिव आता है, ठीक, ये हम सभी को पता है। आपको ध्यान रखना कि ये जो सो एज या एज के बीच में जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बीच में जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव डिग्री का दे देते हैं, तो आपको याद रखना है कि एज या सो एज के बीच में अगर जो एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का आएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एज सूनर एज he saw his father he stopped smoking। ठीक है, तो अब यहां पे गौर करिए, एज सूनर एज, देखिए नो सूनर होता है वो ठीक है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है वो एज के बीच में आया, तो ये एडजेक्टिव जो है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री का नहीं होगा, ये पॉजिटिव डिग्री का होगा। इट शुड बी एज सून एज, ठीक, ये गलत हो गया और ये जो है वो करेक्ट हो गया। अगली बात पे आते हैं। देखिए इसी में एक और पॉइंट है कि एज पहले एक बात समझिए कि आप नॉर्मली जब हम कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है आर्टिकल हम लिखते हैं और एडजेक्टिव लिखते हैं और फिर नाउन लिखते हैं। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हम इसको यूज करते हैं, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन का। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और आर्टिकल की जगह अपने ने क्या यूज किया, ए यूज किया। अब यहाँ एडजेक्टिव में इस चीज का एक विशेष महत्व है, अगर इस स्ट्रक्चर को यानी आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन को हम एज या सो एज के बीच में बंद करते हैं तो एडजेक्टिव जो है वो पहले आ जाता है और आर्टिकल और नाउन एक साथ हो जाते हैं। ये बड़ा अच्छा कंपटीशन का पॉइंट है, इसको जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर एज या सो एज के बीच में एडजेक्टिव आर्टिकल नाउन को आपको लिखना है तो जो ऑर्डर है वो एडजेक्टिव आर्टिकल नाउन होगा, ना कि जो आपका नॉर्मल ऑर्डर है कि आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन। एक एग्जांपल देते हैं तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे शी इज एज अ ब्यूटीफुल गर्ल as her sister। She is as a beautiful girl as her sister। तो अब यहां पे देखिए इस स्ट्रक्चर पे आइए, एज के बीच में आया, यहां पे देखिए एज अ ब्यूटीफुल गर्ल एज हर सिस्टर, एज के बीच में जो ऑर्डर आपने लिखा आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, ये गलत है। यहां पे हो जाएगा शी इज एज ब्यूटीफुल a girl as her sister। तो ये जरूर याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं तो उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे योर ब्रदर is as dull as a dull boy as mine। Your brother is as a dull boy as mine। अब इसको आप देखिए यहाँ पे, अब आप समझ गए होंगे कि एज के बीच में आपने आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन को आपने यूज किया है, तो करेक्शन क्या होगा, एज डल अ बॉय एज माइन। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट है कि एज या सो एज के बीच में जब आप
या तो सिर्फ एडजेक्टिव यूज करेंगे तो अपने को ये बात याद रखनी कि वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होगा। दूसरी बात है कि अगर आप आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन याद कर एक साथ यूज कर रहे हैं एज या सो एज के बीच में, तो आपको याद रखना है कि पहले आपको एडजेक्टिव लिखना है और आर्टिकल नाउन को साथ में लिखना पड़ेगा। जबकि नॉर्मली हम इंग्लिश में आर्टिकल पहले लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन लिखते हैं। इसके साथ बच्चों एक और प्रॉब्लम आती है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, उसको आप देखिएगा कि एग्जाम में क्या करते हैं कि एज या सो आपने जो भी यूज किया है, इसके बाद आप एडजेक्टिव यूज करते हैं और इसके बाद में ये कोई वर्ड नहीं यूज करते या कोई ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं जिससे कि अगले एस की कमी न खले, ठीक है। या आप किसी एडजेक्टिव के बाद में आप एज लगा देते हैं और शुरुआत में या तो ये एग्जामिनर ब्लैंक छोड़ देगा ये, या कोई ऐसा वर्ड यूज करेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा एडजेक्टिव के लेफ्ट हैंड पर अगर एज या सो है तो एडजेक्टिव के राइट हैंड पर एज आएगा, या एडजेक्टिव के राइट हैंड पर एज है तो पहले जो है वो एज या सो में आपको कोई ना कोई एक वर्ड लगाना पड़ेगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे शी इज इक्वली ब्यूटीफुल as her sister। अब यहां पे देखिए ये आपने एडजेक्टिव यूज किया, एडजेक्टिव के बाद यहां पर आपने एक एज लगाया, तो जो पहले है वो एज या सो में से एक की जरूरत आपको है, लेकिन यहां पर उस शब्द की जरूरत ना महसूस हो तो एग्जामिनर ने इक्वली लिख के दिया था। तो आपको पता है कि यहाँ पर आप ऐसा कोई शब्द नहीं लिखेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम एज ही लगाएंगे। तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव से एज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपने देखी। तो पहली बात आपको जो याद रखनी है कि एज के बीच में जो एडजेक्टिव आता है वो पॉजिटिव डिग्री का आता है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का नहीं होता। दूसरी बात जो आप याद रखेंगे कि एज के बीच में अगर आप आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन तीनों को यूज कर रहे हैं तो आप पहले एडजेक्टिव लिखेंगे और बाद में आर्टिकल और नाउन को एक साथ करेंगे। और तीसरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी एडजेक्टिव के पहले एज या सो आया है तो उसके बाद में एज आने की पॉसिबिलिटी रहेगी हमेशा, और अगर किसी एडजेक्टिव के बाद में एज आया है तो उसके पहले एज या सो जैसा है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप सो एज लगाइए, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो आप एज या सो में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात इसी में आप देखते हैं, तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट इसका हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो है वो वर्ड ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मैं क्या लिखूं कि ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर या लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, टेस्टी हॉट टी या हॉट टेस्टी टी, ये ऐसे में मुझे क्या लिखना चाहिए तो उसको आप समझिए। देखिए पहला जो आपने एडजेक्टिव, इसमें हम जो 2-3 स्टेप में इस रूल को हम चेंज करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहला ये रूल ये कहता है कि अगर आपके पास 2 एडजेक्टिव हैं तो आप पहले ओपिनियन लिखिए, उसके बाद में आप फैक्ट लिखिए और उसके बाद में आप नाउन लिखिए। तो ये पहला रूल जो है आपको समझना है कि अगर 2 एडजेक्टिव्स हैं और उसमें एक ओपिनियन का एडजेक्टिव है और दूसरा फैक्ट का एडजेक्टिव है, तो पहले हम ओपिनियन लिखेंगे, फिर फैक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद हम नाउन लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे किसी ने कहा कि बताइए क्या सही है, यंग ब्यूटीफुल गर्ल या ब्यूटीफुल यंग गर्ल। बताइए। तो देख सकते हैं, देखिए
एक एडजेक्टिव है यंग और एक है ब्यूटीफुल। अब हम कैसे, देखिए ब्यूटीफुल एक ओपिनियन का एडजेक्टिव है। कोई महिला, कोई लड़की जो है वो ब्यूटीफुल है या ब्यूटीफुल नहीं है, अगली है, कैसी भी है, ये आप अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होंगी। वन मे कॉल समबडी ब्यूटीफुल, अदर मे नॉट कॉल हर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो है वो एक ओपिनियन है। यंग क्या है, देखिए अगर किसी की उम्र 20 है, 21 है, 22 है, 24, 25 है, तो एवरीवन विल कॉल हिम यंग, सभी उसको यंग ही बोलेंगे। तो यंग क्या फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है, कोई किसी को ब्यूटीफुल बोल सकता है, कोई किसी को ब्यूटीफुल नहीं बोल सकता। तो हमारे एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या आया कि ओपिनियन पहले लिखी जाएगी, फैक्ट बाद में लिखा जाएगा। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो बना ये आपका कि ब्यूटीफुल यंग गर्ल। और एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, जैसे नाइस न्यू हाउस या न्यू नाइस हाउस। अब इसमें आप कंपेयर करके देखिए। तो देखिए बच्चों, किसी भी घर को लेकर के वो नाइस है, ये एक ओपिनियन है। नाइस है, ये कैसा है, ओपिनियन है। आप किसी मकान को देख के, मान लीजिए एक आदमी जो है वो 50 गज के मकान में रह रहा है, वो 100 गज के मकान में जाता है तो उससे वो घर नाइस लगेगा, बड़ा लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई 200 गज के मकान में रह रहा है, वो 100 गज के मकान में या 50 गज में आता है तो उसे वही मकान अच्छा नहीं लगेगा। तो नाइस, कोई हाउस किसी को ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये पर्सन टू पर्सन का ओपिनियन है। लेकिन अगर वो रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है, महीने 2 महीने पहले ही वो बना हुआ है, तो न्यू तो उसको सभी बोलेंगे। तो उस मकान के लिए न्यू क्या है, फैक्ट का काम कर रहा है, और नाइस क्या है, ओपिनियन का काम कर रहा है। तो ये अपना जो ऑर्डर है वो सही है और ये गलत हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं फाइनली, जिससे आप बात को अच्छी तरह से समझ जाएं। जैसे हॉट टेस्टी टी, ये सही है, या टेस्टी हॉट टी। अब फिर वही बात आ गई, आप देखिएगा इसको, अपना ब्रेन लगाएं, आंसर लिखें अपनी कॉपी में कि क्या सही आ रहा है। देखिए चाय बनी है, अब चाय गर्म है, इस पे अगर वो गर्म है तो इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन चाय टेस्टी है, इसको लेकर के डिफरेंट पीपल की डिफरेंट ओपिनियन होंगी। डेफिनेटली किसी को अदरक की चाय अच्छी लगती है तो किसी को अदरक की चाय अच्छी नहीं लगती है, किसी को इलायची डाल के अच्छी लगती है तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो चाय वो पर्टिकुलरली टेस्टी है, ये एक ओपिनियन हो गई। और चाय को लेकर के, टी को लेकर के वो हॉट है, ये क्या हो गया, उसका फैक्ट हो गया। तो ओपिनियन फैक्ट से पहले आया, तो ये ऑर्डर सही है और ये ऑर्डर गलत है। तो ये पहली बात थी कि आप किसी एडजेक्टिव को, अगर 2 एडजेक्टिव हैं तो उनको आप ओपिनियन और फैक्ट के बीच में डिवाइड करके आप उस चीज को निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगली बात आती है कि कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट एक से ज्यादा होते हैं। तो अगर फैक्ट एक से ज्यादा है, फैक्ट जो है वो मोर देन 1 है, तो अपना ऑर्डर जो है वो क्या रहता है वो देख लीजिए। साइज, शेप, एज, कलर, origin and material। इन चीजों से भी हम चीजों को निकाल लेते हैं कि अगर ये, लेकिन कब होगा, जब फैक्ट एक से ज्यादा हो। तो साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल। अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने एक लिखा कि न्यू वाइट कॉटन शर्ट। अब इसमें देखिए न्यू क्या है, वो एज को बता रहा है, यानी ये 3 नंबर पे चीज है। वाइट क्या है, कलर को बता रहा है, ये 4 नंबर का एडजेक्टिव हुआ। और कॉटन क्या है, मटेरियल क्या आ गया, तो 6 आ गया।
तो ये सही ऑर्डर है। इसमें से आप कोई भी चीज इधर उधर कर देंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। जैसे आप किसी ने एग्जांपल दिया, आई वॉन्ट अ वाइट न्यू कॉटन शर्ट। अब यहां पे देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑर्डर जो है वो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर व्हाइट न्यू कॉटन शर्ट नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट कलर है और कलर जो है वो न्यू यानी कि एज के बाद में आना चाहिए, जैसे ऊपर लिखा है। तो ये एग्जाम ये यहाँ पर गलत हो गया। जैसे आप इसको समझें, एवरीवन लाइक्स ओल्ड हिंदी सॉन्ग। अब इसको आप समझने का प्रयास करें। एवरीवन लाइक्स ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ओल्ड और हिंदी दो वर्ड हैं। ओल्ड किसके लिए रिफर कर रहा है? एज के लिए। और हिंदी किसके लिए रिफर कर रहा है? ओरिजिन के लिए। तो ये ऑर्डर आपका सही है। इट शुड बी ओल्ड हिंदी सॉन्ग। हमेशा ही हम बोलेंगे ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, हम ये नहीं बोलेंगे हिंदी ओल्ड सॉन्ग। जैसे यंग इंडियन वुमेन, वीमेन। अब देखिए, यंग एज के लिए आ गया और ओरिजिन के लिए इंडियन आया, तो इट शुड बी यंग इंडियन मैन या यंग इंडियन वीमेन, जैसे यहां लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं होगा इंडियन यंग वुमेन, ठीक है। तो ये यहां पर आपको देखना है, ठीक है। इसमें कुछ छोटे छोटे और भी रूल हैं। जैसे हम लेंथ को हमेशा विड्थ के पहले लिखते हैं। लेंथ जो है वो विड्थ के पहले लिखी जाती है, ये भी है। जैसे आपके पास आया कि राउंड लॉन्ग टेबल। अब ये देखिए, लॉन्ग जो है वो लेंथ रिफर कर रही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लॉन्ग राउंड टेबल। या स्क्वायर कर ले, नहीं चलिए यही ठीक है, टेबल। जैसे एक इसको और समझें, तो जैसे लॉन्ग नैरो फेस, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। लॉन्ग नैरो फेस, इस पे आप समझ देखिए, लॉन्ग क्या लेंथ बता रहा है और नैरो क्या विड्थ बता रहा है। ये चीज आप बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि लेंथ विड्थ के पहले आती है, तो इट शुड बी लॉन्ग नैरो फेस या लॉन्ग नैरो। आप यहां पे स्ट्रीट भी कर सकते हैं, तो लॉन्ग नैरो स्ट्रीट है, नैरो लॉन्ग स्ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। या लॉन्ग नैरो फेस होगा, नैरो लॉन्ग फेस नहीं होगा। इसके बाद एक और इसमें जो बड़ा प्रैक्टिकल कई बार यूज होता है एडजेक्टिव के वर्ड ऑर्डर में, कि आप एक बड़ा प्रैक्टिकल सा है कि कम उपयोगी और अधिक उपयोगी। ये एडजेक्टिव हो गए और फिर नाउन आ गया। इसको आप समझिए, पेपर में आते हैं सवाल, लेकिन ये नियम तभी लगाएं जब पीछे वाले नियम नहीं लगते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आया कि लॉन्ग शार्प नाइफ, या शार्प लॉन्ग नाइफ, इसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, नाइफ के लिए दोनों ही एडजेक्टिव है, लॉन्ग और शार्प। और ये पीछे जो आपको मैंने कहा कि फैक्ट ओपिनियन, उससे भी नहीं होगा, या जो आपके पास ऑर्डर था वो ऑर्डर से भी ये सवाल नहीं हल होगा। तो इसमें आप देखिए, लेंथ किसी भी चाकू के लिए दोनों ही एडजेक्टिव है कि उसकी लंबाई कितनी है और वो कितनी धारदार है। लेकिन अगर किसी पे समझौता करना पड़े, मान लीजिए आपको 7 इंच की चाकू चाहिए लेकिन वो शार्प नहीं है, और दूसरी उसी की जगह आप एक चाकू ले रहे हैं जो शार्प तो है लेकिन उसकी लंबाई 6 इंच है, तो हर आदमी जो है वो 6 इंच की शार्प नाइफ की तरफ जाएगा। तो शार्प इस केस में, नाइफ के केस में कैसा एडजेक्टिव है? अधिक उपयोगी एडजेक्टिव है। तो इट शुड बी शार्प, लॉन्ग शार्प नाइफ। ये जो ऑर्डर है वो आपका यहां पर करेक्ट हुआ, ठीक। एक और एग्जांपल आप देखिएगा इसका।
जैसे मैं बोलूं कि ब्रोकन वुडन चेयर, अब ये सही है, या वुडन ब्रोकन चेयर, ये सही है। तो अब यहां पर आप इस चीज को इजीली असेस कर सकते हैं। देखिए चेयर के लिए हमने दो एडजेक्टिव यूज किए, एक क्या है ब्रोकन और एक क्या है वुडन। किसी भी चेयर के लिए ब्रोकन किस काम का, वो अनुपयोगी है या कम उपयोगी है, आप बोल लीजिए। वुडन जो है वो किसी भी चेयर के लिए वुडन है या आयरन है, ये कैसा एडजेक्टिव है, ये उपयोगी है। तो अपना जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रोकन वुडन चेयर, ना कि वुडन ब्रोकन चेयर। तो एक ये एग्जांपल है। और लास्ट में अगला पॉइंट जो है वो बहुत आता है एलडीसी यूडीसी में, एयरफोर्स के एग्जाम में, वो आप देख लीजिए। जैसे ये तीन एडजेक्टिव हैं, फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट। बेटा इसके बाद हम नंबर लिखते हैं 2, 3, या फिर ऐसे एडजेक्टिव फ्यू, मैनी। ठीक है, बात समझ में आई कि फर्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट के बाद में 2, 3, 4 या फ्यू, मैनी जैसे एडजेक्टिव्स जो है वो लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि द टीचर डिड नॉट टीच द 2 first lessons। अब आप इसमें एरर देख सकते हैं, द टीचर डिड नॉट टीच द 2 first lessons। तो देखिए 2 first नहीं होगा, ये करेक्ट ऑर्डर होगा first 2। ठीक, बात समझ में आई। द टीचर डिड नॉट टीच द 2 first lessons नहीं, द टीचर डिड नॉट टीच द first 2 lessons। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसको। जैसे आई एम लिविंग माई सिटी फॉर फ्यू नेक्स्ट डेज। या आई विल बी आउट फॉर फ्यू नेक्स्ट डेज। तो अब देखिए फ्यू नेक्स्ट डेज, ये एरर आपकी बनी यहां पर, फ्यू नेक्स्ट डेज नहीं होगा, ये ऑर्डर को आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा, फर्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट फ्यू। तो करेक्शन विल बी नेक्स्ट फ्यू डेज। तो इन चीजों को आपने समझा कि ये पॉजिटिव डिग्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। इसको आप विशेष तौर पर जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर। कंपैरेटिव डिग्री में देखिए पहली बात जो आप समझिए कि जब हम किसी भी जगह कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके बाद जो प्रेपोजिशन के रूप में जो वर्ड यूज होता है वो देन यूज होता है, और देन के पहले जो एडजेक्टिव यूज होता है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है और देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री लगता है। अभी हम लोग क्लास में देखेंगे थोड़ी देर में कि देखिए कुछ ऐसे केसेस हैं जहां आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे लेकिन आप देन को यूज नहीं करते हैं। कुछ ऐसी प्लेसेस होते हैं जहां कंपैरेटिव डिग्री लगता है लेकिन देन नहीं लगता है। लेकिन ऐसे कोई केस नहीं मिलते कि देन हो और पीछे कंपैरेटिव डिग्री ना हो, कि देन हो और पीछे जो है वो कंपैरेटिव डिग्री ना हो, ऐसे केसेस नहीं मिलते हैं। तो अब देखिए कि कंपैरेटिव कैसे क्वेश्चन बनते हैं। होता क्या है कि देन लिखा होता है और पीछे जो है वो कंपैरेटिव डिग्री की जगह पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री
लिखी होती है। जैसे मैंने लिखा जर्नी टू दिल्ली is journey to Delhi by train is safe, quick and safe than by bus। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है। जर्नी टू दिल्ली बाई ट्रेन इज क्विक एंड सेफ देन बाई बस। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, देन आया हुआ है, तो जो पीछे रूल कहता है कि अगर देन को आपने यूज किया है तो पीछे जो एडजेक्टिव होगा वो कंपैरेटिव डिग्री का होगा। अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव है तो वो सभी कंपैरेटिव डिग्री के होने चाहिए। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है क्विक एंड सेफ, तो इनको आपको कंपैरेटिव डिग्री का करना पड़ेगा, क्विकर एंड सेफर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसको। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश यूपी is the largest than any other Indian state। तो अब तो प्रॉब्लम आप समझ ही गए होंगे। देखिए देन आया है तो देन के पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है वो कंपैरेटिव डिग्री का आना चाहिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट, ठीक है, और ये कैसा है, सुपरलेटिव डिग्री का है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश इज लार्जर देन एनी अदर इंडियन स्टेट। तो ये पहली बात थी, आपको समझनी पड़ेगी कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है और देन के पहले जो एडजेक्टिव आता है वो कंपैरेटिव डिग्री का आता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसी कुछ केसेस आपको अभी इंग्लिश में मिलेंगे जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे लेकिन देन का प्रयोग नहीं होगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री विदाउट देन भी आपके सेंटेंसेस में अपीयर होती है। लेकिन ऐसे सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे कि अगर देन लगा है और कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। इसमें या तो डिग्री है तो उसको आपको कंपैरेटिव करना पड़ेगा, या मे भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां देन को हटाना पड़ जाए। तो इस रूल को आपने समझा। अब अगली बात देखिए, देखिए रूल ये कहता है अगला, when subject of comparative degree is a compound noun, object should also be a compound noun। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कंपाउंड नाउन क्या है। आप परेशान मत होइए, एक सेकंड में अभी आपको समझ में आ जा रहा है। कंपाउंड नाउन का मतलब सिंपल सा है कि ऐसे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं और उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन लगी हो। जैसे पहला बेसिक है, जैसे मैंने कहा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is greater than the USA। The population of India is greater than the USA। देखिए हमेशा सिस्टमैटिक ऑर्डर में आप इसको चेक करें, कंपैरेटिव डिग्री की प्रॉब्लम को, आपसे कभी गलती नहीं होगी। जैसे ही आपको देन मिले तो सबसे पहला काम बच्चों आपको क्या करना है कि आपको पीछे पलट के देखना है कि एडजेक्टिव कंपैरेटिव का है कि नहीं है। तो यहाँ देखें ग्रेटर है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, दैट इज ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं हुई। उसके बाद आप तुरंत सब्जेक्ट पे जाइए। सब्जेक्ट क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, ये कैसा नाउन है, कंपैरेटिव नाउन है, सॉरी कंपाउंड नाउन है। तो जैसे ही आपने देखा कि
कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट कंपाउंड नाउन है, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली ये चीज चमकनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी कंपाउंड नाउन होना चाहिए। तो कंपाउंड नाउन कैसे बनेगा? देखिए इसके पहला आंसर है, आप कुछ नहीं करें तो लिखें द पॉपुलेशन ऑफ द यूएसए। अगर छोटे स्तर पर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए ये चीज सही है, लेकिन अब आप हायर क्लासेस को भी पढ़ चुके हैं तो हमने प्रोनाउन भी पढ़ा हुआ है, तो अगर हम नाउन को बार बार लिखें तो फिर हमारे लिए प्रोनाउन का मतलब ही क्या है? तो इससे बेटर आंसर क्या है? ये गलत नहीं है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप इसके लिए प्रोनाउन लगाइए। अब अगर ये नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन दैट आता है, सॉरी ये नाउन अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन जो है वो दैट आता है, और अगर ये प्रोनाउन प्लूरल होता तो दोज आता। तो इस प्रोनाउन की जगह क्या हुआ? दैट ऑफ द यूएसए। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपको समझ में आया। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन द यूएसए नहीं होगा, देन दैट ऑफ द यूएसए होगा। ठीक है, प्लूरल का एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लेता हूं माई मार्क्स इन फिजिक्स were more than English. My marks in physics were more than English. अब देखिए वही सिस्टम से चेक करिए, आपने देखा देन है, हाँ जी है, तो देन के पीछे कंपैरेटिव वर्ड है, बिल्कुल है कंपैरेटिव वर्ड। तो अब सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट आप देखिए कैसा है, इसको व्हाइट से ले लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। माई मार्क्स इन फिजिक्स, सब्जेक्ट कैसा बना बच्चों? सब्जेक्ट बना कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन का पहला वर्ड जो है वो कैसा है? प्लूरल है। तो अब मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड नाउन का पहला वर्ड प्लूरल हो तो हमको क्या यूज करना है? दोज। तो पहला जो, अगर हम करेक्शन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश ये गलत है, हमें लिखना पड़ेगा देन दोज। एक चीज देखिए, एक और यहाँ पे आप गलती करते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट जो है वो याद रखते हैं कि दैट ऑफ या दोज ऑफ होगा। ऑफ याद नहीं करना है। कंपाउंड नाउन किस प्रीपोजिशन से जुड़ के बना है? ये ऑफ का था तो दैट ऑफ था। अगर यहाँ पर ऑफ होता तो ऑफ होता, यहाँ ऑफ नहीं है, यहाँ इन है, तो देन दोज इन इंग्लिश। ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये नहीं याद रखिएगा कि दैट या दोज आता है या दैट ऑफ या दोज ऑफ आता है। आगे प्रेपोजिशन वही आएगी जिससे सब्जेक्ट की कंपाउंडिंग हुई है। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि देन दोज ऑफ इंग्लिश। अगर यहां पर ऑफ होता जिस केस में, उसमें ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। इसी में एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर ये इनिशियल सब्जेक्ट जो है वो पजेसिव केस में हो, जैसे आपने कहा कामनीज डॉग is more dangerous than राधा। अब देखिए ये सब्जेक्ट कैसा है? पॉजिटिव केस का सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी जो है वो आपका पॉजिटिव केस का जाएगा, राधा नहीं होगा, इट शुड बी राधास। और बच्चों अगर कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन भी पॉजिटिव केस का होगा। लाइक यहाँ पे माई नहीं आएगा, माई अगर यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए ये कि कामनीज डॉग इज मोर फ्यूरियस देन, देखिए क्या एरर हो सकती है, देन मी या देन माई। तो आप ये दोनों एरर हैं। पॉजिटिव मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो ना तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा ना पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा।
जो करेक्ट आएगा वो क्या आएगा, मैं अलग पेन से लिख के आपको दिखाता हूं, देन माइन। अभी हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हम इस चीज को फिर से दोबारा समझेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, इसको वहीं पर समझाया जाता है। अभी आप इस चीज को समझ लीजिए, और अगर आपने पहले पढ़ा है तो ये बात आपको समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, जैसे ही प्रोनाउन आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको बहुत बेटर वे में समझ में आ जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सब्जेक्ट कंपाउंड है तो ऑब्जेक्ट कंपाउंड होगा, सब्जेक्ट अगर पजेसिव केस का है तो ऑब्जेक्ट भी पजेसिव केस का होगा, अगर बीच में आपने कंपैरेटिव डिग्री लगाई है तो। अगला पॉइंट पे चलते हैं। देखिए ठीक है, आपने कहा कि पहले कंपैरेटिव डिग्री आपको मिली, उसके बाद देन मिला, चलिए ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एनी लिखा होता है और कई बार एनी अदर सही होता है, कई बार ऑल लिखा होता है और कई बार ऑल अदर सही होता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझिए कि कहां लगेगा। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर एनी लगा है, एक चीज एक्स्ट्रा समझिए, तो उसके बाद एनी लगा हो या एनी अदर लगा हो, कोई भी लगा हो, जो भी सही है, उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, ये पहली बात आप समझिए, ठीक है। और अगर आप ऑल लगाएं या ऑल अदर लगाएं तो उसके बाद प्लूरल नाउन आता है। पहली बात तो आप ये एक डिफरेंस जो है वो क्लियर कर लीजिए कि एनी सही हो या एनी अदर सही हो, दोनों के बीच में, एनी और एनी अदर के बीच में क्या डिफरेंस है कि कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के बाद सिंगुलर नाउन आता है और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है कि एनी अदर लगना है या एनी लगना है, या ऑल अदर लगना है या ऑल लगना है, ये डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस में एनी अदर लग सकता है तो उसमें ऑल अदर भी लग जाएगा। मेरी बात को समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एनी अदर करेक्ट है तो ऑल अदर भी करेक्ट होगा। बात मेरी समझ रहे हैं? सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि अगर वो एनी अदर लिख रहा है तो आगे सिंगुलर नाउन होगा, ऑल अदर लग रहा है तो आगे प्लूरल नाउन होगा, और अगर एनी लगना है तो ऑल भी लग सकता है। बात समझ में आई? लेकिन डिफरेंस क्या है कि एनी अगर आप लिख रहे हैं, जैसे एनी बॉय सही है तो ठीक है, एनी बॉय सही है तो ऑल बॉयज भी करेक्ट होगा। अगर एनी अदर बॉय सही है तो ऑल अदर बॉयज सही होगा। तो आप बेसिकली पहली बात ये याद रखिए कि एनी या एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, ऑल और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है। अब कब एनी लगाएं और कब ऑल अदर लगाएं, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए जिस व्यक्ति का या जिस चीज का आप तुलना कर रहे हैं, जहां पर भी जिसके लिए भी आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट में शामिल है, मैंने क्या कहा इस बात को समझिएगा, अगर वो चीज ऑब्जेक्ट में शामिल है तो आप एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं है तो सिर्फ एनी या ऑल लगेगा। ये बात उदाहरण से आप मेरी समझिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, शालिनी इज बेटर देन एनी स्टूडेंट, या मैं यहां ऑल लिखता तो मैंने कहा कि ऑल क्या लिख देंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ हर क्लास। अब इसको आप समझिए। देखिए चाहे आप एनी स्टूडेंट बोलें या आप ऑल स्टूडेंट्स बोलें, चाहे आप एनी स्टूडेंट बोलें या आप ऑल स्टूडेंट्स बोलें, उस ग्रुप में शालिनी का नाम आ जाएगा। जैसे किसी ने कहा नेम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो जो लिस्ट बनेगी जाहिर सी बात है उसके अंदर शालिनी का नाम होगा। या मैंने कहा कॉल एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो जितना किसी भी स्टूडेंट को बुलाने की संभावना है उतनी ही संभावना शालिनी की भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एनी स्टूडेंट के ग्रुप में या ऑल स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल शालिनी जो है वो शामिल है। रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में शामिल है तो फिर एनी या ऑल नहीं लगेगा, ये लगेगा एनी अदर, ताकि वो व्यक्ति ग्रुप से अलग हो जाए। एनी अदर स्टूडेंट
ये करेक्ट होगा, या ऑल अदर लिखना चाहते हैं तो ऑल अदर स्टूडेंट्स। इसमें आपस में झगड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी बात है कि अगर आप एनी अदर लगा रहे हैं तो सिंगुलर नाउन लगाएंगे, आप ऑल अदर लगा रहे हैं तो प्लूरल नाउन लगाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात यहां पर है। देखिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा लिखूं कि शालिनी इज बेटर देन एनी other boy of her class। देखिए एनी अदर बॉय होता है, यहां पर अगर मैं ऑल अदर लिखता तो क्या लिख देता, ऑल अदर बॉयज, बस इतना ही अंतर होता और कोई फर्क नहीं है, मीनिंग वाइज कोई चेंज नहीं आएगा। शालिनी इज बेटर देन एनी अदर बॉय या शालिनी इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ हर क्लास। अब यहां पर देखिए इस चीज को क्या समझाना मैं चाहता हूं। देखिए आप एनी बॉय लीजिए तो एनी बॉय की लिस्ट आएगी, तो उसमें जाहिर सी बात है शालिनी नाम से समझ में आ रहा है कि गर्ल है, तो चाहे आप एनी बॉय की लिस्ट बनाएं और चाहे आप ऑल बॉयज की लिस्ट बनाएं, शालिनी का नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं है तो अदर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सेंटेंस अब करेक्ट के होके हो जाएगा, शालिनी इज बेटर देन एनी बॉय, या आप लिखें ऑल बॉयज ऑफ हर क्लास। शालिनी इज बेटर देन एनी बॉय या ऑल बॉयज ऑफ हर क्लास। ये चीज आपकी करेक्ट होकर के यहां पर आई। तो आई होप कि आपको ये एनी अदर और ऑल अदर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज देखिए, एक बात कहते हैं देखिए इंग्लिश में कि कंपैरिजन जो है वो 1 to 1 होता है या 1 to ग्रुप होता है। कंपैरिजन 1 to 1 होगा या 1 to ग्रुप होगा। ग्रुप होता है, 1 to many का कंपैरिजन नहीं होता है। देखिए तो अगर 1 to many है तो आप या तो उसे ग्रुप बना लीजिए, या तो आप उसका ग्रुप बना लीजिए, या फिर आप 1 to 1 कर लीजिए। तो 1 to 1 तो आप कर नहीं पाएंगे तो आप ग्रुप बनाइए। देखिए कैसे बनता है, जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल देखिए, शी इज more beautiful than her two sisters। ये एग्जाम्पल आया। She is more beautiful than her two sisters। अब देखिए शी को जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, टू सिस्टर्स से। अब या तो कंपैरिजन 1 to 1 होना चाहिए या 1 to ग्रुप होना चाहिए, वो एक का आप 2 या 3 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है, तो देखिए अगर ये 2 है तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इसका करेक्शन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आइदर ऑफ का हम यूज करते हैं। तो जो करेक्ट इंग्लिश होगी वो क्या होगी, आइदर ऑफ हर two sisters। अब इसमें कुछ स्टूडेंट बात समझे, अगर 2 है तो आइदर ऑफ का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 3 होते तो क्या होता, तो एनी वन ऑफ का या एनी ऑफ का यूज करते हैं। मान लीजिए ये होता क्वेश्चन कि शी इज टॉलर देन her 3 sisters। तो
हर 3 सिस्टर्स की जगह क्या करेक्शन करना पड़ेगा? अगर 2 होता 2 सिस्टर्स तो शी इज टॉलर देन आइदर ऑफ हर 2 सिस्टर्स। अब यहाँ पे 3 है तो क्या होगा? एनी ऑफ या एनी वन ऑफ, दोनों ही सही है, एनी वन ऑफ हर 3 सिस्टर्स। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर इनडेफिनिट नंबर है तो एनी अदर का यूज आपने देखा कि खाली एनी लग जाएगा। अगर डेफिनिट नंबर है तो एनी ऑफ हर या एनी वन ऑफ का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कंपैरिजन जो होता है 1 to 1 होता है या 1 to ग्रुप होता है। नॉर्मली या कभी भी हम 1 to मैनी का कंपैरिजन नहीं करते, एक का 2 के साथ या एक का 3 के साथ तुलना नहीं की जाती है। एक की तुलना एक के साथ होगी या एक की तुलना समूह के साथ होगी। और दूसरी बात आपको हमेशा याद रखनी है, यदि किसी व्यक्ति की तुलना या किसी वस्तु की तुलना उसके समूह से की जा रही है तो उसे समूह से बाहर होना चाहिए। और बाहर करने का वर्ड जो है वो है अदर। बाहर करने का वर्ड कौन सा है? अदर है। अगर वो ऑलरेडी बाहर है तो अदर लगाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखा था कि शालिनी इज बेटर देन एनी बॉय या ऑल बॉयज, तो ऑलरेडी बाहर है तो अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑल स्टूडेंट्स बोला या ऑल गर्ल्स बोला तो आपने देखा कि व्यक्ति ग्रुप में था तो ऑल अदर स्टूडेंट्स या ऑल अदर गर्ल्स जो है वो लिखना पड़ा। चलिए अगली बात समझते हैं। तो ये कंपैरेटिव डिग्री के पॉइंट हुए। अब हम लोग ये देखते हैं कि कब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं आता है। तो आप देखिए एक बेसिक यूज करते हैं, समझिए कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ या तो देन आता है, चलिए ठीक है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आया। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं आता है तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आती है। ये बात आप याद रखिए कि जिनके नॉर्मली इंग्लिश में जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उनके बाद हम देन का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस जगह पर देन का प्रयोग नहीं होगा वहां कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो आपके कई तरह से पेपर में, क्योंकि ये प्रॉब्लम आर्टिकल की भी बनती है क्योंकि इसमें आर्टिकल का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये प्रॉब्लम आर्टिकल की भी बन जाती है, एडजेक्टिव की भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम 2-3 तरह से मतलब 2-3 टॉपिक्स को कवर कर लेती है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रक्चर आप इंग्लिश में याद रखिएगा, हम यूज करते हैं द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और फिर जो आपकी बात का शुरुआती हिस्सा है वो आप बोलते हैं। फिर दूसरी बात द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और बची हुई बात का जो हिस्सा है वो बोलते हैं। अब एग्जाम में क्या करते हैं वो या तो यहां पर हिस्सा एरर दे देते हैं कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द हटा दिया, तो जब आप दूसरा पार्ट पढ़ते हैं तो द प्लस कंपैरेटिव तो इमीडिएट हमें याद आ जाता है कि नहीं कंपैरेटिव के पहले द होना चाहिए, या ये हिस्सा करेक्ट करके वो हिस्सा गलत कर देते हैं, या किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द को रिमूव कर देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उनसे आप समझ पाएंगे। जैसे the less luggage you carry the, मैं पहले सही एग्जाम्पल लिखता हूं, the better you feel। अब यहां पे देखिए जो बात मैं कह रहा था, क्या किया हमने पहले, हमने द प्लस कंपैरेटिव का यूज किया। द लेस किसकी कंपैरेटिव है? लिटिल की। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लेस होती है। तो द प्लस कंपैरेटिव आया द लेस लगेज यू कैरी, और यहां पर हमने फिर द प्लस कंपैरेटिव का यूज किया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब पेपर में कैसे एग्जाम में ये सवाल आएगा वो देख लीजिए। जैसे आया एग्जाम में, द अर्ली यू स्टार्ट the sooner you finish। अब जैसे ही आपने शुरू में पढ़ा तो शायद आपको एरर नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे ही आप सेकंड पार्ट में जाएंगे कि द सूनर, तो आपको दिमाग में आया कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, तो इमीडिएटली ये बात आपके दिमाग में फ्लैश करनी चाहिए कि
स्टार्ट भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से होना चाहिए। अपने स्टार्ट किससे कर रखा है सेंटेंस, द प्लस पॉजिटिव डिग्री से, तो ये करेक्ट होगा, द अर्लियर यू स्टार्ट द सूनर यू फिनिश। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक इसमें और प्रॉब्लम है, उसको भी आप देख लीजिए। अगर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, अगर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है और वो पीछे वाले टाइप का सवाल नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका प्रयोग होता है बच्चों, ऑफ द टू का। इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, शी इज मोर ब्यूटीफुल of her two sisters। देखिए इससे नहीं कंफ्यूज होना कि सर ने द बताया था हर आ गया, दोनों ही डिटरमाइनर है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। द भी डिटरमाइनर है और हर भी डिटरमाइनर है। तो यहां पर क्या करेक्शन बनेगा, ऑफ द टू है या ऑफ द टू है या ऑफ हर टू है। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप यहां पर इंसर्ट करें और ये जो है वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ हर टू सिस्टर्स। तो बच्चों आज एडजेक्टिव में हम लोग यहीं तक रखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की कुछ एक और बातें और साथ में सुपरलेटिव डिग्री के बारे में विस्तृत चर्चा जो है वो हम अगले वीडियो में आपके साथ करते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी कमेंट हो सुझाव हो उसको आप दीजिए।